तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेटा टोटली जो है स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर कि स्कूल किस तरीके से जो है स्कूल के अंदर मैनेजमेंट वगैरह होती हैं, स्कूल के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता होती है स्कूल की फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो है स्कूल अच्छी तरीके से जो है काम करता रहे। जो जो नीड होती है मीन्स स्कूल की, सही है। जैसे हो सकता है कि बच्चों को किसी डेस्क वगैरह की या फिर किसी अदर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है किसी न किसी तरीके से, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है। और स्कूल मैनेजमेंट का एक अलग ही कमेटी बनती है जो इन सारे स्कूल प्रबंधन के ऊपर जो है ध्यान देती है और किस तरीके से कौन सी चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके की प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ों का भी ब्यौरा जो है वो इन्हीं के पास रहता है। जैसे अगर हम यहाँ सिंपली देखें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो गठन शब्द का दो अर्थ होते हैं। किसी के अधीन काम करना, जैसे हम कहते हैं कि स्कूल जाट संगठन के अधीन काम करना, सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एक संस्था, सही है, जिसके थ्रू जो है हम सारे काम जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सही है। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विद्यालय संगठन, तो विद्यालय संगठन मेनली किससे मिलकर बनेगा, प्रिंसिपल्स तो होंगे वहाँ पर, सही है। स्कूल का प्रिंसिपल होगा और उसके अलावा भी बाकी ऐसे लोग होंगे जो स्कूल की व्यवस्था को संभालने में अपना योगदान देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्कूल की व्यवस्था को संभालने में अपना योगदान देते हैं, वो स्कूल संगठन के अंदर आ जाएंगे, सही है। अब देखो अगर हम चाहें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है ना। किस वजह ऐसी कौन सी नीड महसूस हुई कि हमें स्कूल मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड महसूस हो रही है, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों पर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बेटा, वर्क करता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पर वर्क कर रहा है, ये वाली चीज़ें हमें यहीं से पता लगेंगी। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार करना, सही है। अकेला एक इंसान अगर सिर्फ प्रिंसिपल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि भाई स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल आपके अधीन होगा, आप उस पर ध्यान रखेंगे और आप ही जो है उसका निर्णय लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, सही है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अकेला इंसान इतनी सारी चीज़ें संभाल नहीं सकता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक हमने संगठन बना दिया। अब वो संगठन सबसे पहला ये चीज़ ध्यान रखेगा कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी कि जितना भी टोटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो किस तरीके से किया जाए, उस पर वो ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करना, किस तरीके से जो है कोरिलेशन बना के चलना है फिजिकल और जो है आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स के बीच में, सही इंटीग्रेशन बना के रखना है ताकि किसी भी तरीके से संसाधनों की जो है आपूर्ति ना हो, पूर्ति होती चली जाए। यानी कि किसी भी बेसिस पर बच्चों को किसी भी संसाधन की ऐसा ना हो कि उनको आवश्यकता है और उस टाइम पर वो संसाधन उनको अवेलेबल ना हो। तो अवेलेबिलिटी का भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। स्कूल का ताना बाना समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्कूल के एनवायरनमेंट को आप इतना ज़्यादा मॉडर्न बना रहे हैं कि वो हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से परे चला गया। तो इस बात का ध्यान रखना भी किसका काम होता है, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है, यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जिन्हें हम सिंपली बोलते हैं हिंदी में विद्यालय संगठन, सही है। सहयोग का सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कोऑपरेशन नहीं होगा, आपस में कोरिलेशन नहीं रखेंगे तो किस तरीके से स्कूल चलेगा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे स्कूल में, सही है, कि हमारा जो एकेडमिक स्टाफ है, हमारी जो एकेडमिक बिल्डिंग होगी, उनका काम जो है मैनेजमेंट वाले बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। और संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर उस संगठन में 20 या 15 लोग भी मौजूद हैं तो वो जो 20-15 लोग मौजूद हैं उन्हीं के ही आपस में निर्णय लेकर ही कोई काम किया जाए, अकेले में कोई काम नहीं करते, सही है। नेक्स्ट जो है वो है लचीलेपन का सिद्धांत। इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, सही है। आवश्यकता को ध्यान में रखकर इलास्टिसिटी को इसलिए रखा गया है, फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया है ताकि जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को हम फॉलो करते हैं कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही हमें जो है शिक्षा देनी है, बच्चों को सही है, शिक्षित करना है उनको। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है इसमें किस तरीके से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो है ढांचे को ढाला जाए, इसी वजह से ये जो आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो विद्यालय संगठन होता है, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है कि वो कहीं ना कहीं कैसा रहे, इलास्टिक रहे, कि बच्चों की जैसी आवश्यकताएं हैं, जैसे आवश्यकताएं चेंज हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग वो खुद के ढांचे को भी चेंज कर सके और नियमों में और बाकी सारी गाइडलाइंस में भी परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट होता है वो होता है आपका बाल केंद्रित से स्कूल संगठन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जी, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि संगठन ऐसा बनाया जाएगा जो बाल केंद्रित होगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होगा। क्योंकि बेटा आप ध्यान दो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही यही कहता है कि आप चाइल्ड सेंटर्ड हो, आप बच्चे के इर्द गिर्द रख कर ही काम करोगे। तो जब बच्चे की इर्द गिर्द रख कर ही हमें सारा काम करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम तो सिंपली ये चाहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड हो। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा तो वो सोचेगा कैसे चाइल्ड सेंटर्ड की तरह, सही है। तो इसी एक जो है विचारधारा पहले ही मेनली जो है दिमागों में फिक्स कर दी जाती है कि भैया ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसलिए आप कभी भी देखना, कभी भी कोई कमेटी बैठती है, कुछ भी बैठता है तो बच्चे के प्रति ज़्यादा ध्यान होता है, सही है। बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन बच्चे के प्रति जो है ध्यान वो ज़्यादा दिया जाता है। फिर होता है लोकतांत्रिक संगठन। ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक हो। ऐसा ना हो किसी एक का ही
ही हस्तक्षेप उसमें चलता है, बाकी सारे जो है वहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है, केवल बैठने के लिए आए हुए हैं, ऐसा ना हो। सब अपना अपना हस्तक्षेप दें, अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को समझाना शुरू करें। ये सारी चीज़ें ही हमारी जो हैं वो लोकतांत्रिक संगठन कहलाई जाती हैं। और शक्ति का सदुपयोग करें, यानी कि वेल यूज़ ऑफ पावर, सही है, पावर का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए उनको। मैनेजमेंट क्या होता है, कह रहे हैं प्रबंध एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव समूह से संबंधित समस्याओं को समाधान किया जाना चाहिए। मैनेजमेंट एक तरीके की प्लानिंग के बाद का ही एक जो है आपका साधन कहलाया जाता है। मैनेज करना यानी किस तरीके से हम संसाधनों को, समस्याओं को, बाकी सारी चीज़ों को जो है सॉल्ट आउट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं प्रबंध संबंधित कुछ तथ्य जो है, सम ट्रुथ अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कह रहे हैं प्रबंध एक कला है। ऑब्वियस सी बात है जी, मैनेजमेंट तो एक तरीके की अपने आप में कला ही है, क्योंकि मैनेजमेंट हर किसी से मैनेज नहीं होती चीज़ें, सही है, अपने आप में एक कला है, सही है। जो प्रबंधक होता है वो भी भाई कलाकार है, सही है। जो मैनेज कर रहा है चीज़ों को वो भी अपने आप में कलाकार है। अगर मैनेजमेंट एक कला है तो जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट वहाँ पर देख रहा है, जो मैनेजर है, वो भी अपने आप में एक कलाकार होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से देखना। कभी आप अपने स्कूल में देखो, और जो एग्जामिनर इंचार्ज होता है ना भाई, जिसका काम होता है डेट शीट बनाना, सही है, हर स्कूल हर क्लासेस में जाकर बताना कि भाई इस टाइम पर एग्ज़ाम होंगे। उनका काम होता है कि वो सबको जाकर जो है बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप कौन सा काम करोगे, कैसे नहीं करोगे, सही है। तो कह रहे हैं प्रबंध का उद्देश्य, वो बड़े ही बेटे कलाकार व्यक्ति होते हैं, उनको देखो कि सीटिंग अरेंजमेंट कितना बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं वो भी तो मैनेजर ही हैं आपके। तो मैनेजर का काम बेटा बहुत ज़्यादा आपका जो है अलग ही लेवल पर चला जाता है। और मैनेजमेंट को यानी कि प्रबंध को अपने आप में एक कला के नाम से जानते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर बेटा आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम एज इट इज़ आप लिखोगे, चेंज भी आप कर सकते हैं। कह रहे प्रबंध का उद्देश्य कार्य को समय पर पूर्ण कराना होता है। सही बात है जी, मैनेजमेंट इसलिए ही की जाती है ताकि सारे काम जो हैं वो समय पर ही जो है कंप्लीट किए जा सकें। नेक्स्ट आपका प्रबंध अन्य व्यक्तियों को काम लेना होता है। हाँ, मैनेजमेंट का मतलब यही है कि बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे कुछ न कुछ काम लिया जा सके, सही है। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है इस्तेमाल में लिया जाए, कोई फालतू ना रहे, और किसी की विचारधाराओं को हम किसी भी तरीके से जो है उनको कैसा ना करें, तोड़े नहीं, उनको सही बना के रखें। ये मैनेजमेंट का ही काम होता है। कह रहे हैं प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पढ़कर आए थे समन्वय का सिद्धांत, सही है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी बीच में रुकावट पैदा करते हैं उनको हटाते जाना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। कह रहे हैं स्कूल प्रबंधन का अर्थ क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई ऐसा प्रबंध, एक ऐसा साधन जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लेकिन स्कूल लेवल पर तो वो स्कूल मैनेजमेंट कहलाया जाएगा, सही। स्कूल प्रबंध की कुछ प्रक्रिया होती है। योजना बनाना, फिर उसके बाद संगठन बनाना, स्टाफ बनाना, बजट देखना, रिपोर्ट तैयार करना, एक दिशा देना, तालमेल बिठाना, नियंत्रण करना, और उसके बाद मूल्यांकन करना। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ, सही है। योजना बनाने का मतलब क्या है कि भाई हम किस चीज़ के लिए मैनेज करना चाहते हैं, किस तरीके से हम स्कूल का कौन सा विकास, कौन से पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, उसी पहलू के अकॉर्डिंग जो है पहले प्लानिंग बनाओ। तो किस तरीके से योजना करेंगे, जैसे मान लो मैं तो चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो है क्या होना चाहिए, बच्चों को खेल भी खिलाने चाहिए, सही है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा जो है कम से कम हर क्लास को वीक में 1-2 पीरियड ऐसे मिले कि वो गेम्स खेलने के लिए नीचे जाए, सही है। तो मैंने ये सोच लिया, मैंने प्लान कर लिया। अब मैं सोचूंगी भाई इसके लिए कोई ना गेम्स का संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई ऐसी जो स्पोर्ट्स के पर नज़र रखे। तो जो स्पोर्ट्स टीचर होगा उसको बुलाकर उसके साथ ये अपना जो प्लानिंग है उसको शेयर करूँगी, उससे बोलूँगी तो ऑर्गेनाइज करो, तुम जो एक संगठन बनाओ। अब वो संगठन बनाएगी, संगठन बनाने के बाद क्या करेंगे, वो संगठन बनाएंगे कैसे, वो जाके बनाएंगे स्टाफ मेंबर्स के थ्रू, अपने में कोई ना कोई टीचर्स को ऐड करेंगे अपने ग्रुप में। अब जब ऐड कर देंगे तो बजट देखेंगे कि भाई गेम्स खिलाना है, कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे पास हैं या नहीं है। उसकी रिपोर्ट तैयार कर उसकी एक लिस्ट प्रिंसिपल को देकर आएंगे, एकेडमिक में देकर आएंगे, मैनेजर कमेटी को देकर आएंगे, बोलेंगे कि भाई ये एक चीज़ कमी है, हमें तो ये पैसे चाहिए। अब वो पैसे भी दे देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जो है दिशा दे दिया जाता है, फिर आपस में लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर नियंत्रण किया जाता है, और उसके बाद जब सब कुछ अप्लाई हो जाता है तो बाद में होता है मूल्यांकन कि हाँ जी जो भी चीज़ें हमने करी थी क्या वो अब ठीक तरीके से जो है अप्लाई हो गई हैं या फिर नहीं अप्लाई हुई हैं। ये वाली चीज़ों को भी यहाँ पर देखा जाता है, सही है जी। ये तो हो गया आपका जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस का आपका काम। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी आपको इसमें जो है पूछा जा सकता है डिफरेंस, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं आएगा आपको जो पढ़ना है वो फिर ये पढ़ना है प्लानिंग का मतलब क्या है, और इकोनॉमिक और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ऑफ प्लानिंग क्या कहलाया जाता है। सही, योजना का मतलब क्या है, और योजना के जो है आर्थिक और प्रबंध पक्ष कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी सारी जानकारी दी जानी चाहिए, क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं, वो सारी बातें हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि कैसी होती हैं। सही है बेटा, ये प्लानिंग वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पीछे मैनेजमेंट वाला इंपॉर्टेंट था। स्कूल के ऊपर क्वेश्चन जो है आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है स्कूल के ऊपर क्वेश्चन, चाहे वो लीडरशिप पर पूछ ले, नेतागिरी पर पढ़कर आए थे,
अभी। अब मैनेजमेंट पे पढ़ लिया है, उससे पहले स्कूल की बिल्डिंग कैसी होती है, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ ली थी। तो ये वाली बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है, प्लानिंग भी देखना है, प्लानिंग क्या होता है। सही है बेटा। अब यहाँ पर प्लानिंग के बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उसकी व्यवस्था ही योजना कहलाई जाती है। अगर आप कोई काम बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो उससे पहले आप डिसाइड करेंगे कि उस काम को आपको आगे बढ़ाना कैसे है। तो ये जो प्लानिंग होती है यही एक तरीके की योजना होती है, योजना ही कहते हैं इसको। और ये जो योजना होती है बेटा, ये आपकी जो है दिमागी प्रकृति होती है। दिमागी तौर पर आप जो है सोचते हैं कि किस तरीके से हम कौन सी योजना बनाएंगे। सही है। मन में कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, आपने ठान लिया कि मैं तो ये काम करके रहूँगा, तो वो काम को किस तरीके से आप आगे बढ़ाओगे, योजनाबद्ध तरीके से किताब का इस्तेमाल करेंगे, कोई पुस्तक ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, किसी अदर नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, पैसों को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, तो वो सब हमारी क्या कहलाई जाती है बेटा, प्लानिंग कहलाई जाती है। सही है बेटा। तो ये तो आपकी प्लानिंग कहलाई जाती है। प्लानिंग के कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे प्रबंध की कुछ जो है अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रबंध में सबसे पहला आता है आयोजन। आयोजन का मतलब क्या है कि आप पहले सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद होता है संयोजन, यानी कि प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट कराओगे, क्रियान्वयन कराओगे उसका, यानी कि किस तरीके से आपने उसको जो है आगे पहुंचाया है, फिर उस पर नियंत्रण रखोगे, कंट्रोल रखोगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करोगे, उसके बाद कुछ निर्णय लोगे। सही है। और कुछ दो तरीके के साधनों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। एक करते हैं मानवीय साधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का, और एक जो है हम वो करते हैं बेटा भौतिक कारक, जिसमें आर्थिक चीज़ें भी हमारी जो है यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। तो प्रबंध की आवश्यकता क्या होती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है। अब देखो हमने प्लानिंग तो बना लिया, लेकिन प्रबंध तो कहीं ना कहीं से हमें करना पड़ेगा, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट आप किसी अच्छे कार्य को तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर आप सोचें आपको कि घर में किसी की शादी करनी है, तो आप देख सकते हो कितने सारे काम होते हैं, और वो सारे काम एक जो है सब में बढ़ जाते हैं इक्वली। कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं। अब वो जो काम हैं वो जो बांटे हैं, क्यों बांटे हैं, जो मैनेजर है जो शादी की सारी तैयारियों को देख रहा है अच्छी तरीके से, वो इस बात का भी तो ध्यान रख ही रहा है ना कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो कि जो छूट जाए। तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो यहाँ लिखा भी है कि सही प्रबंध की अनुपस्थिति में वे असंभव है कि उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जैसे जैसे देश में विकास होता है वैसे वैसे प्रबंध की आवश्यकता भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ में विकास करना चाहते हैं, सिर्फ देश के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल के बारे में भी बात कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअली भी किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर हम देखें कि कहीं पर विकास हो रहा है, अगर हमारे पास संसाधन भी है और हमारे पास कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, हमने कुछ मैनेज नहीं किया है, तो हम जो है उस जो है संसाधनों का उपयोग कर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। हमारे लिए फिर वो संसाधन किसी काम के नहीं रहेंगे। सही है। तो हमारे लिए संसाधन कब काम के, जब हमारे पास कोई ना कोई क्या हो बेटा, हमारे पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक जो है राह हो, और वो जो राह, वो जो पाथ होता है ना, वो हमारी योजना बनाकर ही कंप्लीट किया जाता है। तो प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लानिंग जो है पहला ही पॉइंट कहलाया जाता है मैनेजमेंट का। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रबंध के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है बेटा प्लानिंग। हमने कुछ ना कुछ जो है रोज़मर्रा के कार्य जो भी हमें कंप्लीट करने हैं, हमें कोई स्टूडेंट की पर्टिकुलर चीज़ों को एनहांस करने में, मैंने अभी आपको समझाया था, सेम पॉइंट आगे तक चलेंगे, सेम ही लिखना है जैसे पहले लिखा हुआ था। सही है। उसके बाद बस क्या है, आपका डिफरेंस जो है वो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद है अंडरस्टैंड बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सही है। सच कुछ खास नहीं है, बस हाँ ये है कि जो है स्कूल संगठन के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। सही है। जैसे यहाँ पर देखें, सही है, वेबर और मेयो ने बोला विद्वान थे, और उनका रूप था कि विद्यालय नौकरशाही संगठन के रूप में हो सकता है, विद्यालय प्रणाली के रूप में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। सही है। निम्न प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन सा सिस्टम होना चाहिए, आता नहीं है वैसे, पीछे वाला क्वेश्चन आता है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से जो है कार्य करता है। तो कार्य वही उसी तरीके से ही करता है कि पहले योजना बनाएंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, जो 6 चरण है उसी तरीके से काम करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या एम होता है बेटा, लिखा है देखो, स्कूल संचालन और शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न अंगों में सुखद और उपयोगी संबंध स्थापित करना ही इनका काम होता है, ताकि बालकों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके और उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ऐसा ना हो केवल पाठ्य पुस्तक के तौर पर ही हम बच्चों का विकास कर रहे हैं, बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी हम बच्चों को लिंक करते हुए नजर आए। सही। नेक्स्ट है, स्कूल संगठनों का दूसरा उद्देश्य होता है स्कूल और समुदाय के पास उपलब्ध समस्ती मानव शक्तियों का जो है लाभ उठाकर बच्चों को प्रोवाइड करवाना। सही है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या चीज़ें हैं उनको बच्चों तक पहुँचाना, और वर्तमान समाज में बड़ी तेज़ी से विकास की दर को आगे बढ़ाना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। इनके उद्देश्य होते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। सही है। ये शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद जो है विश्वसनीय और निरंतर मूल्यांकन के लिए व्यवस्था को भी अच्छा बनाने में जो है हेल्प करते हैं। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर 6 उद्देश्य दिए हुए हैं। 6 के 6 उद्देश्य आप केवल पढ़ लेना, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर लेना, किस तरीके से मॉडिफाई किए जाते हैं। अभी विद्यालय को एक जटिल संगठन के रूप में क्यों बोलते हैं। सही है। यह विद्यालय एक जटिल संगठन क्यों है, इसके बारे में तो जटिल तो इसलिए है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपस में काम करते हैं।
बट ये क्वेश्चन भी कभी कभी जो है वो आया नहीं है पेपर में, आज तक आता नहीं है कि जटिल संगठन क्यों बोलते हैं, तो उसको आप लीव कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर। इस पर कल्चर पे तो क्वेश्चन आपको पता ही है कि जहाँ पर वर्ड आ जाए संस्कृति, वहाँ पर तो क्वेश्चन बेटा आता ही आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डिटेल में। सही है जी। अब अगर हम कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कह रहे हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में भी सहायक क्रियाओं का रूप दिखाया जाता है। कह रहे हैं प्राचीन जो है काल की अगर हम बात करें तो छात्र जो है आश्रम में गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सही है, आश्रम या तो गाँव से बाहर होते थे या शहरों में जाकर हुआ करते थे, और वहाँ पर जाकर उन्हें रहना पड़ता था, तब जाकर वो किसी चीज़ को खरीद जो है सीखते थे या जो भी है ग्रहण करते थे। तो शिक्षा केवल ऐसा तो है नहीं कि औपचारिक केंद्र बन चुका है शिक्षा का। सही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी संस्कृति पर डिपेंड करती हैं। जब तक हमारी संस्कृति नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। सही है, तो रोल क्या होता है हमारा स्कूल एक्टिविटीज़ का हमारे कल्चर को बनाने के लिए? जिस तरीके के हम कार्य करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, वो कार्य कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहेवियर पर, हमारे चरित्र पर कहीं ना कहीं जो है छाप छोड़ जाते हैं, और वो जो हमारी छाप है ना, वो हमारे बोलने के तरीके, हमारी क्रियाओं के अंदर नज़र आती है। यानी कि अगर हम कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं जो है हमारी संस्कृति ही बन जाएगी, हमारा कल्चर ही बन जाएगी। जैसे हमें पता है कि हम स्कूल में सबसे पहले जब सुबह जाएंगे तो हम प्रेयर करेंगे, तो एक तरीके का कल्चर है। एक्टिविटीज़ से तो बना है, स्कूल एक्टिविटीज़ की वजह से तो एक कल्चर बन चुका है। तो ये रीडिंग है, पढ़ना है, आपका राइटिंग स्किल्स है, आपका मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर होंगे। आप कहीं पर भी चले जाओ, तो प्राइमरी स्कूल चले जाओ या जो है आपका सेकेंडरी स्कूल चले जाओ या हायर सेकेंडरी स्कूल चले जाओ, तो देखो यहाँ पर वही लिखा है कि विद्यालय केवल ऐसी औपचारिक शिक्षा का केंद्र नहीं है जहाँ असीम ज्ञान को प्रदान किया जाता है, जबकि एक ऐसा सजीव या पूर्ण जाति है जो शिक्षियों को प्रशिक्षित करके उन्हें सम्मान द्वारा जीवन जीने की भी शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब स्कूल में केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल पुस्तकों का ज्ञान मिलेगा, वहाँ पर कुछ ऐसा ज्ञान भी आपको मिलता है जो कि आपके जीवन को जीने में आपके लिए जो है सहायक होता है, यानी कि सहायता करता है। कह रहे हैं सामाजिक जीवन यापन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हम एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति में ढल रही हैं, हम उन्हीं को अपनी संस्कृति बना रहे हैं। तभी तो बोलते हैं कि पढ़े लिखे इंसान को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होती है, सही है, एक अनपढ़ इंसान को थोड़ी कम नॉलेज होती है। तो ये वाली जो कहानी है वो इसी वजह से है कि अगर आप कुछ पढ़ लिख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा समाज की कौन सी गतिविधियों को आपको ठीक तरीके से समझ आनी है, यानी कि समझ सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी हमारे साथ जो है उसी तरीके से बनना शुरू हो जाता है। जैसे आज का कल्चर हमारा चेंज हो गया है। पहले कल्चर क्या था कि अगर हमने कुछ पढ़ लिया है या देख लिया, उसको समझने में हमें ज़्यादा टाइम लगता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो है समझदारी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। सही है, कह रहे शिक्षा की संपूर्णता के लिए सीधे जो है आर्यों में अनुभव करने की शिक्षा विधि है। सही है, अलग अलग। तो संस्कृति के सृजन में स्कूल क्रियाएँ अलग अलग होती हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा हो जाता है। सही है, तो कह रहे हैं विद्यार्थी जीवन में बालकों के किसी भी अवगुण नहीं होते, इसलिए बहुत शक्ति और क्षमता प्रदान होती है। जैसे शिशु का भी निष्कर्ष नहीं होता, माँ और परिवार में कुछ ना कुछ पूछने जाने, खेलने, शरारत करने की क्षमता होती है, कुछ तोड़ फोड़ करने की क्षमता होती है। अगर हम बालक को कुछ नहीं सिखाएंगे फिर भी उसका मानसिक जो है वो उपयोग तो होता है। तो शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है, सामाजिक विकास भी होता है। सही है, कल्चर की वजह से मनोरंजन कुछ चीज़ें भी होती हैं। सही है, जैसे कि कुछ कविताएं हैं, इसके थ्रू भी कल्चर को सिखाया जाता है। आप बुक्स में देख सकते हो, आपको बहुत सारी जो है पोएम्स वगैरह पढ़ाकर या फिर पोइट्री वगैरह कर भी चीज़ें कराई जाती हैं। कर्तव्य पालन भी कर सकते हैं, नैतिक मूल्य भी आते हैं, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होने लग जाते हैं वहाँ पर। समय का सदुपयोग भी होता है। सही है, स्वनुशासन भी होता है। तो ऐसे सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अगेन जो है आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या होती है, तो कुछ अलग नहीं है, सेम लीडरशिप वाला ही टॉपिक जो कल आपको सेंड करा था, वही सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर लिख देंगे कि मुख्य अध्यापक क्या होता है, उसकी क्या क्या रोल होता है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारा जो है दिया हुआ है, मिलनसार होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इतने टॉपिक का आपने जो है यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, स्कूल का मुख्य अध्यापक के मुख्य कर्तव्य कौन से हैं। तो कर्तव्य सीधे यहीं से याद कर सकते हैं कि स्कूल कार्यक्रमों की योजना को तैयार करना। सही है, स्कूल की अनुसूची तैयार करना। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर चीज़ों को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट सेम रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आप पर छोड़ दिया कि आप इस चीज़ को पढ़कर थोड़ा सा समझाएंगे क्या है ये। नेक्स्ट आपका टीम लीडरशिप का मतलब क्या होता है। तो टीम तो आपको पता ही है। सही है, टीम लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक टीम बनाकर काम करना। और हमें पता है, ये तो हम बार बार सुनते आते हैं, हाथ खुला होगा तो कमज़ोर है, मुट्ठी बन जाएगी तो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो टीम में तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टीम लीडरशिप से क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को जो है कोऑर्डिनेशन की भावना, बच्चे के अंदर कोरिलेशन की भावना, समन्वय की भावना, क्रियान्वयन की भावना, सारी भावना जो है बच्चे के अंदर
जो है आने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चों को ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती है। सही है, संगठनात्मक हो जाता है, विश्वास हो जाता है, सम्मान की भावना भी जो है उत्पन्न हो जाती है, और बच्चा खुद अपने आप को एक लीडर के तौर पर भी देखने लग जाता है। तो लीडरशिप का थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। सिर्फ बच्चों की लीडरशिप पढ़नी है हमें, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, टीम लीडरशिप। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसका नेचर कैसा है, तो ये नेचर वगैरह जो है आप थोड़ा सा पढ़ लें। फंक्शन हम आपको बता देते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन होता है संगठनों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना, जितने भी लोग हैं। सही है, कुशल प्रशासन बनाना, आदेश देना। सही है, बंधुत्व की भावना को विकसित करना। बंधुत्व का मतलब क्या होता है कि एक साथ किस तरीके से हम एकजुट रहकर काम कर सकते हैं। समूह और सदस्यों को अनुशासित रखना, अनुशासन में भी यहाँ पर काफ़ी रोल प्ले किया जाता है। और अनुयायियों को जो है आवश्यक प्रेरणा देना। सही है, पहल करना, ये सारी चीज़ें इनका जो है फंक्शन है। तो यहाँ तक जो है आप कंप्लीट करेंगे। सही है, और बार बार रिपीट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। सेम चीज़ें, सेम पॉइंट याद करके भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा।